हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। इसके पहले मैंने आपसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात किया था। पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक को मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज मैं आपसे फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक की बात करने जा रही हूँ। जैसे जो आपके जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, अगर ऐसे मटेरियल को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन शो करते हैं। यानी मटेरियल विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट सच एज आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट एंड सम ऑफ देयर एलॉयज। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अगर आप याद करें तो मैं डायामैग्नेटिक के बारे में बताई थी। तो डायामैग्नेटिक आपके बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालते थे मैग्नेटिक फील्ड का, इवन वो रिपेल करते थे। अगर हम डायामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो वो क्या होता था कि अगर आपका कोई भी मटेरियल है तो वहाँ से क्या हो जाते थे, वो रिपेल करते थे। अगर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो वहाँ पर क्या होता था कि बहुत लेस अमाउंट में अट्रैक्ट होते थे अगर हम बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं किसी मटेरियल को। बट फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं उसी की डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है। Ferromagnetic material are strongly attracted to a magnet. These material will retain their magnetization for some time even external magnetizing field is removed. यानी अगर आप suppose किसी मटेरियल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है, तो उसकी वजह से इस मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन हुआ। अब अगर आप सपोज इस मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेते हो तो भी इस मटेरियल में कुछ मैग्नेटाइजेशन शो होगा, जिसको हम किसके थ्रू दिखाते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व के थ्रू दिखाते हैं। और चूंकि ये स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, यानी आप मैग्नेटिक फील्ड के हटाने के बाद भी उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। यानी जीरो मैग्नेटिक फील्ड पर भी जो आपका मैग्नेटाइजेशन शो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल में भी बताई थी। दीज मटेरियल, जब मैं आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा रही थी, दीज मटेरियल विल रिटेन देयर मैग्नेटाइजेशन फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। आइए हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर आपको ये डायग्राम देखकर समझ में आ रहा हो तो हम डाइलेक्ट्रिक में क्या पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ग्राफ खींचते थे, यहाँ पे हम मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ खींचेंगे। सेम यहाँ पर भी आपका इक्वेशन इसी तरीके से हो जाएगा, m इक्वल्स टू सी टी माइनस थीटा और E की जगह H से रिप्लेस हो जाएगा ये आपका। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिए। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, अगर मैं इस ग्राफ को बहुत ध्यान से दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे अगर आप अपनी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका मैग्नेटाइजेशन होता जाएगा। एक टाइम जब आपका सैचुरेशन आ जाएगा, यानी जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड की अप्लाई करने पर भी मैग्नेटाइजेशन आपका नहीं बढ़ेगा, फिर आप जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड को घटाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, आपका मैग्नेटाइजेशन भी घटेगा। बट अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को पूरा हटा दिया तो इन दैट केस भी आपका मैग्नेटाइजेशन शो करेगा। तो ये आपका डायग्राम है। और एक टाइम ऐसा टेम्परेचर का आता है जब आपका जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, एक टाइम के बाद पैरामैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर शो करने लगता है। तो वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। तो ये आपका टेम्परेचर है, आई मीन कोबाल्ट के लिए बात करते हैं तो क्यूरी टेम्परेचर आपका 1404 केल्विन है। आयरन के लिए 1043। कभी कभार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं कि किसका क्यूरी टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट के लिए। यानी कोबाल्ट अप टू 1404 डिग्री 10 केल्विन तक, अप टू 404 केल्विन तक वो एज अ फेरोमैग्नेटिक वर्क करेगा। बट इस टेम्परेचर के बाद वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देने लगेगा। और पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है कि यानी आपका वापस अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं तो आपका मैग्नेटाइजेशन उस मटेरियल से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये मैग्नेटिक कर्व को देख रहे हैं। अब ये आपका OB है, वो आपका कोरोसिव फील्ड शो करेगा। OC जो है आपका रेजिडुअल या रिमेनेंट मैग्नेटाइजेशन शो करता है। जैसा कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक मटेरियल में भी बताया था, जो ये हिस्टेरेसिस कर्व है ये बेसिकली एक लॉस को शो करता है। तो अगर हम इस हिस्टेरेसिस लॉस की वैल्यू को निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी क्या डिफाइन होती है, ईटा बी मैक्स 1.6। बीटा बी इज मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एंड एफ इज द फ्रीक्वेंसी। बट ये पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहे हैं। अगर हमें टोटल हिस्टेरेसिस लॉस निकालना हुआ तो हम यहाँ पे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ऐसा मटेरियल जिसपे आपका फेरोमैग्नेटिक जो होकर चेंज होकर आपका पैरामैग्नेटिक बन जाता है, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं।
हिस्टेरेसिस कर्व। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। इन ऑर्डर टू ब्रिंग द मटेरियल बैक टू जीरो मैग्नेटाइजेशन, अब मैग्नेटिक फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन हैज टू अप्लाइड। लाइक इन दिस डायग्राम आप देख रहे हैं कि यहाँ इतना मैग्नेटिक फील्ड आप मैग्नेटाइजेशन आपका शो होता है, तो यानी हमें रिवर्स डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तब जाकर आपका मैग्नेटाइजेशन जीरो होता है। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट द एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये सब मैं आपको बता दी हूँ। अगर मैं अब इसकी बात करती हूँ तो इसके सब जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं लाइक आयरन वगैरह, तो इसमें कौन कौन से लॉसेस होते हैं, तो इसमें बेसिकली दो लॉसेस होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस आपका बेसिकली जब हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कि किस तरीके से आपका ट्रांसफार्मर में जनरेट होता है। मैं जल्दी आपका ट्रांसफार्मर भी शुरू करने वाली हूँ, बट फिलहाल आप ये चीज़ याद रखिएगा कि एडी करंट लॉस होती है, जो क्या होता है कि आपका जो ये कोर जो हम आपका एक मैग्नेट मटेरियल से यानी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल से इस कोर को बनाए होते हैं, तो इस कोर में आपका एक एक्स्ट्रा करंट फ्लो करने लगती है जिसको हम बोलते हैं एडी करंट। और हिस्टेरेसिस लॉस तो आपको बता दिया जो आपकी हिस्टेरेसिस कर्व की वजह से होता है। तो हिस्टेरेसिस कर्व का फॉर्मूला जो मैंने आपको पीछे बताया था, ये फॉर्मूला तो आपका यही रहेगा, बट ये फॉर्मूला आप यूज़ कैसे करेंगे। अगर आपका V/F यानी यहाँ पर V क्या है, वोल्टेज है, अगर हमारा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो फिक्स है तो जो आपका हिस्टेरेसिस लॉस है वो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा। बट अगर आपका वोल्टेज V/F है वो आपका कांस्टेंट नहीं है तो आपका ये वोल्टेज के भी प्रोपोर्शनल होगा, यानी वोल्टेज टू द पावर 1.6 और फ्रीक्वेंसी टू द पावर -0.6। तो क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल के फॉर्म में तो नहीं आएगा, अदरवाइज कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाएगा, बट थ्योरेटिकली पूछ सकता है। सेम इसी तरीके से एडी करंट लॉस की बात करें तो ये एक एक्स्ट्रा लॉस होता है जो ट्रांसफार्मर में अपोजिट फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, और ये लॉस हमारा हार्मफुल होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हटाने के लिए हम जो कोर होता है उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल पीसेस में लेते हैं और उसको हम लेमिनेट कर देते हैं थिन लेमिनेटिंग पीस से, किससे, और एक तरीका और भी है कि हम सिलिकॉन के कंटेंट को बढ़ा दें। तो इस वजह से जो आप, क्योंकि जो हमारा ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है एरोमैग्नेटिक मटेरियल वो आयरन और सिलिकॉन के मिक्सचर से बना होता है, यानी एलॉय से बना होता है, तो उसमें अगर हम सिलिकॉन का कंटेंट बढ़ा देंगे तो हमारा एडी करंट लॉस कम हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आपको थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही होगी, बट ट्रस्ट मी क्वेश्चन इसी में से बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा एडी करंट लॉस की फॉर्मूला ये होता है। बस आप ये याद रखिएगा कि जब V/F कांस्टेंट, ये सब आपको वैल्यू दिया होगा, V की वैल्यू, पर्टिकुलर वोल्टेज इतनी फ्रीक्वेंसी पर इतना गिवन है, तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन में ना गिवन हो। तो अगर V/F कांस्टेंट है तो आप फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, अगर V/F कांस्टेंट नहीं है तो जो एडी करंट लॉस है वो आपके वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ जो कि अगर आपका क्यूरी टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी क्यूरी टेम्परेचर के बाद ये एक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की प्रॉपर्टी को शो करने लगता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो एरिया है, यानी जो ये एरिया था आपका हिस्टेरेसिस का, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा और वो एज अ पैरामैग्नेटिक वर्क करने लगेगा। अब मैं बात करती हूँ एंटी फेरोमैग्नेटिक की। एंटी फेरो इलेक्ट्रिक मैंने आपको पढ़ाया था, सेम उसी तरीके से आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक है। इसमें भी क्या होता है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड को लगाते हैं, इसमें भी डोमेन कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपका मैंने फेरोमैग्नेटिक में बताया था, बट इसमें क्या होता है कि आप जब मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी मटेरियल को रखते हैं तो जो उसमें डोमेन है सेम डायरेक्शन में ना मूव करने की बजाय क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाते हैं। यानी एक डायपोल की डायरेक्शन, एक डोमेन की डायपोल की डायरेक्शन इधर है तो दूसरे डोमेन की डायपोल की डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगी। यानी एंटी पैरेलल एंड अलाइनमेंट क्या होता है आपका, लेकिन इक्वली होता है। तो जो कोई मटेरियल होता है वो भी एक क्रिटिकल टेम्परेचर तक एज अ एंटी फेरोमैग्नेटिक वर्क करता है, और उसके बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो पैरामैग्नेटिक वर्क करने लगता है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, नील टेम्परेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब हम एंटी फेरो की बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, हम नील टेम्परेचर को प्रेफर कर रहे हैं, जबकि अगर हम फेरो की बात करते थे तो हम क्यूरी टेम्परेचर लेते थे। कंपैरिजन आप याद रखिएगा। ये आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो आपको दिख रहा है, तो ये आपका जाइम का फॉर्मूला हो जाता है, यानी ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पर ये देखिएगा कि जो एंटी फेरोमैग्नेटिक होती है वो भी ससेप्टिबिलिटी इसकी भी ग्रेटर देन 0 होती है, बट आपका ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू 0 होती है अगर हम 0 केल्विन की बात करें। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। यहाँ पर T प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है, नील टेम्परेचर थीटा एन को हम नील टेम्परेचर कहते हैं। अगर यहाँ पे थीटा एन की वैल्यू की बात करें, और ये होता है जहाँ पर गामा की यहाँ की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है अगर हम एंटी फेरो की बात कर रहे हैं। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो वो क्या होता है, जो आपका एक्सटर्नल
मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया है प्लस गामा और जो मैग्नेटाइजेशन की वजह से हो रहा है, तो टोटल जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो जाती है। बट इसकी वैल्यू आपकी हमेशा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाए हैं उससे कम होगी। क्यों? क्योंकि आपका गामा नेगेटिव रहता है। अब अगर मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को बात करूँ तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपके दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। डियर स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन आना पक्का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। तो प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हाई परमिएबिलिटी होती है, यानी म्यू आर की वैल्यू हाई होती है, हाई सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन होता है, हाई रेजिस्टिविटी होती है। क्या लो होता है? कोरोसिव फोर्स लो होगा, लो रिटेंटिविटी होगी, लो हिस्टेरेसिस लॉस होगा, यानी एडी करंट लॉसेस इसमें कम होते हैं। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं हम। ईजिली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं अगर हम एक्सटर्नल फील्ड की बात करते हैं तो। एंड इसकी जो हिस्टेरेसिस जो कर्व होता है वो बहुत पतला होता है। यानी अगर हम बात करें, ये आपका सॉफ्ट का कर्व हो गया और ये आपका हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का कर्व हुआ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इसका कर्व होता है बहुत पतला होता है। इसके एप्लीकेशन क्या क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इंडक्टर, टेलीफोन रिसीवर्स में इसका यूज़ किया जाता है। अब अगर मैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की बात करूँ तो उसमें क्या क्या आता है, कैसे कैसे अलॉय आते हैं? आयरन और सिलिकॉन अलॉय होते हैं जो आपके पावर ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। इसका एडी करंट लॉस लो होता है। अगर इसमें धीरे धीरे अगर आप सिलिकॉन का कंटेंट और बढ़ाएंगे तो एडी करंट लॉसेस और कम होती जाएंगी। डियर स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन 100% आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ को जरूर याद रखिएगा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की। When 5% silicon is added to it, it increase maximum permeability, DC resistivity and reduces the area of hysteresis loop। तो याद रखिएगा जब हम सिलिकॉन के कंटेंट को बढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोरोसिव फोर्स रिड्यूस होगा और आपका जो फ्लक्स डेंसिटी है वो भी रिड्यूस होगी। अगर हम आयरन और निकल अलॉय की बात करते हैं तो ये हाई फ्रिक्वेंसी की एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं, जैसे स्पीड रिले और ट्रांसफार्मर। इसके अलावा जो होता है, अगर हम इसमें निकल, अब इसी में अगर हम निकल का कंटेंट, अगर हम आयरन निकल अलॉय में निकल का कंटेंट 45% लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं परमोलॉय। अगर 79% लेंगे तो सुपरमोलॉय। एंड एमयू मेटल यानी 75% के लिए एमयू मेटल बोलते हैं, मू मेटल बोलते हैं। अगर 50% निकल है तो हम इसको मैग्नेटिक मेमोरी में यूज़ करते हैं। अगर 77% निकल है तो हम इसको प्रीसीजन वोल्टेज या करंट ट्रांसफार्मर में भी यूज़ करते हैं। तो इसके यूजेस जरूर याद रखिएगा आप। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की अगर मैं बात करूँ, ये आपका इसकी भी प्रॉपर्टीज याद रखिएगा कि लो परमिएबिलिटी होती है, हाई कोरोसिव, जो उसकी प्रॉपर्टीज है उसके जस्ट अपोजिट इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। दीज आर डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। टिपिकल हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इंक्लूड कोबाल्ट, स्टील, फेरो। यानी इसके एग्जांपल देखेंगे तो एल्निको हो जाता है, यानी आयरन, एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट। स्टील प्लस कार्बन का अलॉय जो होते हैं वो आपके हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। दे आर हाईली सूटेड फॉर यूज एज अ परमानेंट मैग्नेट इन लाउड स्पीकर्स। Sometimes they are also called the permanent magnetic material. During manufacturing, a high degree of dislocation is introduced. Hard ferromagnetic material are frequently heated to high temperature. और इसके एग्जाम्पल्स भी याद रखिएगा। क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम प्लस स्टील प्लस कोबाल्ट स्टील के कॉम्बिनेशन को भी आपके ये कहते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, प्लीज़ इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा और जरूर सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको 1-1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और ऑप्शन मुझे टिक करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका हिस्टेरेसिस लॉस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? पॉज करिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देकर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर को क्या कहते हैं। सारे क्वेश्चन के आंसर्स मेरी ही वीडियो में छुपे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, जो इस चारों क्वेश्चन का आंसर सही कर देगा उसका पक्का सिलेक्शन है। तो स्टूडेंट प्लीज़ क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डालिएगा, इसका मतलब आपको वीडियो समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। सारे क्वेश्चंस को मैंने रीड नहीं किया है क्योंकि टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। अब मैं पॉज करके आप इस क्वेश्चंस को नोट करके मुझे सोल्यूशन बताइएगा। थैंक यू।